हे गाइस, दिस इज गौरव वर्मा। वेलकम टू माय चैनल जेवी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा फ्लू हम लोग देखते हैं ये सब, ये क्या क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। एक्यूट मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक्यूट रेस्पिरेटरी मतलब जो अपना रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट रहता है, लंग्स वगैरह, ट्रैकिया, फेरिंग्स वगैरह जो भी रहता है, उसके ये इलनेस मतलब उसके बीमारी है। तो इसका क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन विद इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये जो है अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो ये अपना ये कैसे ही बनाया है, बहुत ये फनी सा डायग्राम है, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी से बनाया हूँ समझाने के लिए। तो ये जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो कि ये ट्रैक्ट और लंग्स है, इसमें जो कि वायरस जो इसको इन्फेक्ट कर देता है लंग्स को, तो इसको हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। ये वायरस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे देखते हैं पहले हम लोग मोस्ट कॉमनली नोन एज फ्लू। अब हम लोग देखते हैं फ्लू क्या। फ्लू हम लोग बोल सकते हैं वायरस जो रहता है, अगर वो आने से अगर वो अटैक कर दिया इसमें लंग्स में, तो उसके कारण हम लोग को बहुत सारे बीमारियां, बुखार वगैरह, हम लोग के बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसको हम लोग फ्लू वगैरह बोल सकते हैं, ये जो कि लंग्स और अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या है। पहले हम लोग को अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हुआ तो हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, सांस लेने में घुटन हो सकती है वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिर एयरबोर्न डिसीज दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है, ये यानी कि जैसे कि किसी के इन्फ्लुएंजा फ्लू है, उसका अगर वो सांस ले रहा है, छींक रहा है, उससे उसके थ्रू अगर वो फैल रहा है, मतलब ये एयर से एयर के थ्रू फैल सकता है। ये एयर से जो जिसके पास इन्फ्लुएंजा फ्लू है, अगर नॉर्मल पर्सन के थ्रू ये फैल सकता है। ये और तरीके से फैल सकता है, जैसे कि कोई जिसका खांसी हुआ है, उसका इन्फ्लुएंजा फ्लू है, अगर वो किसी और ऑब्जेक्ट को छू रहा है और वही वही ऑब्जेक्ट को नॉर्मल बंदा है, यानी कि जो कि किसी भी तरह का इन्फेक्टेड नहीं है, वो भी अगर वो ऑब्जेक्ट को छू रहा है, बर्तन वगैरह छू रहा है, तो उसको भी ये वायरस फैल सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस फैल सकता है। फिर हम लोग देखते हैं जो ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो ये मेनली अफेक्ट करता है, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरा यानी कि अफेक्ट कर देता है, खराब कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं क्या है, पास्ड इजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैंने अभी बताया कि ये यानी कि एयर में, एयर टू एयर यानी कि पास हो जाता है। नॉर्मल पर्सन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस है या कैरी करता है या हुआ है उसको, वो मतलब नॉर्मल पर्सन जिसको कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं, उसको फैला सकता है आसानी से, एयर से या हवा में मिल के फैला सकता है वो नॉर्मल बंदे को, है ना। नॉर्मल बंदा है, कोई भी इंसान है वगैरह उसको। तो ये लास्ट मतलब कितने दिन तक रहता है, 3 से 5 दिन तक इसका वायरस का यानी कि अफेक्ट रहता है हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक में, 3 से 5 दिन के लिए। फॉलोड बाय फटीग, मतलब इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा थकान लगेगा, आलस लगेगा, अपना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, हमको लगेगा, महसूस होगा अपने बॉडी में, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरस है। फिर ये क्या है, नॉर्मली ये 2 से 3 वीक तक रहता है, मतलब ये फटीग वगैरह, है ना। ये सब इसके इफेक्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस के, और ये मेनली मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक को कॉज करता है। अब हम आगे देखते हैं इसके कॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा फ्लू, मतलब इससे किन किन कारणों से इन्फ्लुएंजा फ्लू और क्या कैसे कारण हो सकते हैं। तो सबसे हम लोग देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रेन जो रहते हैं, इसके अलग अलग स्ट्रेन, जैसे म्यूटेशन जो अलग अलग उसका वेरिएंट चेंज होता है, इसके 3 टाइप रहते हैं। पहला है ए, बी एंड सी। सो ए एंड बी रहता है जो मोर सिम्टम सीरियस रहता है, जो कि मेनली यही कॉज करता है, सीरियस टाइप रहता है, यानी कि इसमें ज़्यादा डिसीज अपने को हैवी यानी सिम्टम्स होते हैं अपने शरीर में, फटीग वगैरह ज़्यादा होता है। और जो इसका सी टाइप है, सी स्ट्रेन है इसका, जो कि वीकेस्ट रहता है, मतलब सबसे कमजोर वेरिएंट रहता है। और ए और बी मतलब ज़्यादा यानी कि पावरफुल वेरिएंट है इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरस स्ट्रेन ए बी चेंजेस वेरी क्विकली। तो हम लोग देखते हैं जो ए बी का जो वायरस का स्ट्रेन रहता है, मतलब जो आउटर कवरिंग कैस्पिड का लेयर रहता है, आरएनए, वो जो उसका म्यूटेशन जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मतलब जैसे कि दूसरे देश में अगर बहुत ज़्यादा अगर क्लाइमेट चेंज का कंडीशन है, ठंडी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, उसके हिसाब से चेंज होकर वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इंडिया में जैसे कि ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, थोड़ा हॉट क्लाइमेट रहता है, तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। कोई भी दूसरे कंट्री में जाके क्लाइमेट उसका एक्वायर कर लेता है, मतलब वो वहाँ जाके उस वेशभूषा में चला जाता है, स्ट्रेन उसका म्यूटेट हो जाता है, बदल जाता है उसका स्ट्रेन। तो पहले देखते हैं टाइप ऑफ ब्रेक आउट। टाइप ए जो रहता है ब्रेक आउट एवरी 2-3 ईयर। जो टाइप ए का जो स्ट्रेन रहता है वो हर या 2 या 3 साल में यानी कि इसका ब्रेक आउट होता है इसका वायरस का जो कि सिम्टम। और जो टाइप बी रहता है उसका स्प्रेड एवरी 3 to 5 ईयर। ये दोनों ज़्यादा यानी कि ब्रेक यानी कि आउट यानी फैलते रहते हैं ज़्यादा यानी कि इंसानों के बीच, है ना। तो ये अपना वही है ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक बॉडी का, ये फनी सा डायग्राम। तो फिर हम लोग देखते हैं 1918 और 1918 और 1999 में
जो कि ये वायरस फैलता है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस फैला था, जिसमें 40 से 70 मिलियन 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं, तो आप मान सकते हैं बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत बड़ा नंबर है। 40 से 70 मिलियन लोग की डेथ हुई थी, जिसको अपन स्पेनिश फ्लू भी बोलते हैं। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा स्पेनिश फ्लू का, ये है मतलब फैला था, आउटब्रेक हुआ था, ये क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं ना। तो उसमें 70 से 40 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो आप समझ सकते हैं 40-70 मिलियन कितना बड़ा नंबर है। फिर एशिया में अपन देख सकते हैं 1957, जो कि चाइना से। चाइना हर चीज़ में फैलाता है, उल्टा सीधा चीज़ खाते हैं उधर के लोग, और ये सब पूरा फैलाते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस फैलाए थे चाइना, तो ये इस टाइम स्पेनिश फ्लू को भी एशिया में इन्हीं लोग फैलाए थे, सारे लोग सब फैला देते हैं। फिर आप लोग देखते हैं 1997 में बर्ड्स देन ह्यूमंस, मतलब 1997 में जो फैला था उसमें पहले बर्ड्स को कॉज हुआ था। बर्ड फ्लू हम लोग बहुत जानते होंगे बर्ड फ्लू के बारे में, तो वो पहले बर्ड्स में हुआ था, फिर उसके उसके थ्रू इंसानों में फैल गया था। फिर 2003 से 2004 के बीच कॉक्स यानी मुर्गी वगैरह को फैला था ये सब इन्फ्लुएंजा फ्लू। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब इसके होने के, अगर ये वायरस हम लोग के बॉडी में एंटर हो गया तो उससे हम लोग के बॉडी में क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या सिम्टम्स वगैरह हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले हेडेक जो हम लोग का सर बहुत दुखने लगेगा, सर भारी भारी लगेगा हमारा, यानी कि सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा इस सब चीज़ से। फिर हम लोग फीवर मतलब बुखार है ना, बुखार हम लोग को 38 डिग्री तो 40 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग के फीवर, हाई फीवर हो जाएंगे। एक्निंग मसल जॉइंट्स मतलब हम लोग के जो मसल जॉइंट्स वगैरह है ना उसमें पेन होने लगेंगे बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर उठने बैठने में, काम करने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा पेन होने लगेंगे और हम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। फिर अपना रनिंग नोज एंड सोर थ्रोट, तो हम लोग का नोज यानी कि बार बार बहेगा, यानी कि बार बार हम लोग का नाक बहता रहेगा, रनिंग नोज रहेगा, और जो गले में रहेगी वो मतलब खारापन लगेगा सोर थ्रोट में, है ना। फिर हम लोग देखते हैं चेस्ट पेन, हम लोग का जो भी यहाँ पे रेस्पिरेटरी एरिया है, जहाँ पे चेस्ट वेस्ट का एरिया, चेस्ट का रीजन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं लैक ऑफ एपिटाइटिंग, मतलब हम लोग को बहुत यानी कि भूख कम लगेगा और खाना खाने का इच्छा नहीं करेगा, ये सब अपनों के सिम्टम्स हैं। फिर हम लोग को आगे देखते हैं फटीग एंड वीकनेस, हम लोग को बहुत ज़्यादा थकान, आलस, वीकनेस, कमजोरी अपने बॉडी में महसूस होगी, बिल्कुल भी हम लोग के शरीर में ऊर्जा, एनर्जी नहीं रहेगी, हम लोग को बहुत हर टाइम थकावट महसूस होता रहेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इनडाइजेशन, हम लोग जो भी खाना खाएंगे, पहले तो हम लोग को एपिटाइटिस होगा, मतलब खाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर हम लोग थोड़ा खाना खाएंगे भी तो वो भी यानी कि उसका पाचन ठीक से नहीं होगा, उसका डाइजेशन पूरी तरीके से नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं ड्राई कफ मतलब जैसे कि हम लोग को गले में जैसे बहुत बार बार खांसी आती रहती है, सूखी खांसी, ये जनरली रात के टाइम आती है, तो बार बार ड्राई कफ यानी सूखी खांसी बार बार लगातार आती रहेगी। हम लोग के गले में थोड़ा खराता भी है, मतलब ड्राई होने के कारण बहुत ज़्यादा कफ आते हैं गले में। फिर हम लोग देखते हैं डायरिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया मतलब होता है ज़्यादा हम लोग को बार बार दस्त लगेगा, यानी ज़्यादा बार बार हम लोग को स्टूल पास करने जाना पड़ेगा, और वॉमिटिंग भी हो सकता है। अगर इनडाइजेशन नहीं हुआ तो खाना तो बाहर मुंह से ही आएगा ना, तो वॉमिटिंग, ये सब यानी कि इसके वो दिख सकते हैं सिम्टम्स वगैरह, ये हम लोग के बॉडी में इफेक्ट पड़ सकता है इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के कारण, जो भी हम लोग के बॉडी में एंटर हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। अब देखते हैं ये रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर वो होता है मतलब किन किन इंसान या बच्चों या किसको किसको यानी कि ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस इसके बॉडी में अटैक कर दिया, तो उसके यानी कि डिसीज होने के किन किन लोगों को हो सकता है, मतलब ज़्यादा चांसेस किसके हैं ये सब वायरस होने का। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज। अब एज कैसे हो सकता है, पहले हम लोग देखते हैं एज जो रहता है, जैसे कि कई लोग का, बड़े लोग का ज़्यादा 60+ जो हो जाते हैं, यानी कि बूढ़े लोग यानी कि ज़्यादा एज वाले हो जाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है अपने। ये ऐसे ही हम लोग मान सकते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम रहती है, और ज़्यादा उम्र के लोगों की यानी 60+ ओल्ड लोगों के पीपल में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उन लोग को ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस होने के उनके बॉडी यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक का अटैक करने में ज़्यादा आसानी होती है। फिर हम लोग देखते हैं ऑक्यूपेशन मतलब जैसे कि कई लोग माइंस वगैरह में, खदान वगैरह में काम करते हैं। कई लोग जैसे डॉक्टर, नर्स, उन लोग काम करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस को यानी कि पेशेंट को देखते वगैरह, इलाज करते हैं, तो उन लोग को ये सब जल्दी हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं लिविंग कंडीशन। अब ये लिविंग कंडीशन बता सकती है, जैसे किसी का, जैसे कोई बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया, जैसे दिल्ली का बहुत पॉल्यूटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह, तो हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया के पास अगर कोई रहता होगा तो उसका जो एयर पॉल्यूशन जितना भी होगा उसके कारण उसका जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, लंग्स पूरे ख़राब हो जाएंगे। इससे उसका यानी कि इम्यूनिटी भी कम हो जाएगा, लंग्स वगैरह की पावर जो कि रहेगी वो भी कम हो जाएगी, तो उससे भी हो सकता है।
इन्फ्लुएंजा फ्लू, है ना। फिर हम लोग देखते हैं वीक इम्यूनिटी। अब वीक इम्यूनिटी भाई कम रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी, तो उससे तो कोई भी हमारी चीज़ में वायरस वगैरह अटैक करेगा तो वो जल्दी अपना यानी कि पूरे शरीर में काबू कर सकता है और अपने शरीर को मतलब डिसीज़ फैला सकता है। क्रॉनिक इलनेस जैसे कि बहुत समय से जैसे कि किसी को रहता है जैसे कि बीपी का, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर डायबिटिक का प्रॉब्लम रहता है, वो सब क्रॉनिक इलनेस रहता है। इन सब लोगों को भी इससे इन्फ्लुएंजा वायरस से खतरा रहता है। अब मतलब इसके मैनेजमेंट, मतलब इसको अगर हम लोग को इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है तो उसको हम लोग किस किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और उसका कुछ भी हम लोग उससे इन्फ्लुएंजा वायरस से बच सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अगर नेचुरल रिकवरी। अगर हम लोग को टाइप सी, हम लोग जैसे कि पहले यानी कि देखे थे, पहले अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि ए बी सी, जो सी टाइप है तो वो वीकेस्ट होता है। अगर सी टाइप हुआ है तो उससे नेचुरल रिकवरी हो सकता है, थोड़े टाइम में आराम प्लेंटी ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट वगैरह करके आराम करके उसका नेचुरल रिकवरी बिना ड्रग्स व्रग्स खाए हो सकता है। तो अपन देख लेंगे उसको पहले, है ना, ठीक हो जाता है तो। फिर हम लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को वाटर पीना है। मतलब पानी हम लोग को वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में हम लोग को 3 से 4 लीटर हमेशा डेली पीना चाहिए। ये हमारे यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है हमारे बॉडी में। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पीपल्स लोग को भी 3 से 4 लीटर डेली वाटर पीना चाहिए। तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस होने पर भी वाटर यानी पीना बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। फिर हम लोग देखते हैं एस्प्रिन, अपन टैबलेट ले सकते हैं एस्प्रिन, जो अगर हम लोग को फीवर आया तो एस्प्रिन ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना। ये इन्फ्लामेटरी मतलब जैसे कोई सूजन वूजन आ गया हम लोग को बहुत ज़्यादा, यानी कि पेन फटी के कारण बॉडी में सूजन वूजन आ गया, तो उससे हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि उसको सूजन को कम करने का उसका ड्रग्स ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस है तो हम लोग इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स बहुत सारे प्रकार के आते हैं, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है तो एंटीवायरल ड्रग्स इसके लिए हम लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे और क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। वाटर जूस, वो मतलब वाटर हमने बताया। फिर जूस पी सकते हैं हम लोग इसके लिए गरम जो होगा कि गरम सूप पी सकते हैं, जो कि इसको क्या कर सकते हैं हमारी बॉडी में प्रिवेंट डिहाइड्रेशन मतलब हम लोग के पानी को यानी कि पानी की मात्रा हमारे शरीर में हमें होना चाहिए। हमारे शरीर में बिल्कुल भी सूखा नहीं होना चाहिए, हमारे बिल्कुल यानी कि लिक्विड, हम लोग को लिक्विड वाटर वगैरह जूस वगैरह पीते रहना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद अवॉइड स्मोकिंग ड्रिंकिंग एल्कोहल। अब स्मोकिंग जो रहता है हम लोग को पता है कि स्मोकिंग जो मेन उसका जो हार्मफुल इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स वगैरह में यानी कि इसके हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है स्मोकिंग से। तो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्मोकिंग, कभी नहीं करना चाहिए लाइफ टाइम में। कभी भी हम लोग को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ड्रिंकिंग अल्कोहल वगैरह जैसे दारू शराब वराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स लंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा इससे हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है। इसके कारण हमको इन्फ्लुएंजा फ्लू ही नहीं और भी बहुत सारे तरह के हमको बीमारी लग सकती है। हम लोग के शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत तरह तरह की बीमारी हो सकती है ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल से। तो ये बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल कोई भी टाइम कभी भी एज में। फिर हम लोग देखते हैं स्टीम इनहेलेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये रहता है जो इन्फ्लुएंजा वायरस तो एयर में रहता है। अगर वो एयर में फैलेगा तो हम लोग एयर से फैलेगा तो हम लोग के सबसे पहले नाक में जाएगा, तो हम लोग को पहले स्टीम लेना चाहिए। अगर हम लोग के नाक में रहा, अपने ट्रैक में रहा, तो स्टीम इनहेलेशन मतलब जो भाप लेने से अगर हम लोग लेंगे तो वो हट जाएगा। मतलब गरम गरम का भाप लेंगे, अगर उसमें कुछ चीज़ विक्स वगैरह डाल के, बहुत सारी चीज़ डाल के अगर लेंगे तो नाक में अगर रहेगा तो वो हट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा। तो हम लोग को स्टीम इनहेलेशन बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना के टाइम में भी बहुत, यानी कि ये सब डॉक्टर्स ने बोला था कि स्टीम इनहेलेशन करने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीम इनहेलेशन, है ना। फिर अब आता है अवॉइड टचिंग एनी सर्फेसेस। अब हम लोग देखे थे कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस रहता है पूरा हवा में इधर से उधर फैलता है, तो वो हवा में फैल के कोई ऑब्जेक्ट में रह जाएगा, किसी बर्तन में किसी ऑब्जेक्ट कोई भी, तो उसको हम लोग को ज़्यादा इधर उधर जैसे छूना नहीं चाहिए, यानी कि हर चीज़ को छूना नहीं चाहिए। हम लोग खाना खाते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो वो सब धो के खाना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धो के खाना खाना चाहिए। तो ये सब हम लोग यानी कि क्या कर सकते हैं, हम लोग ये सारी सावधानी बरत सकते हैं कि ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए। तरह तरह के हम लोग को देख के खाना चाहिए, धो के खाना चाहिए, इधर उधर नहीं छूना चाहिए। तो इससे इस यानी कि ये सब हम लोग फॉलो करके हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस से बच सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। सो उम्मीद है इस लेक्चर को आप बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।